हेलो फ्रेंड्स। आज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बेलमेंट एंड प्लेज। इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके बहुत बिल्कुल डायग्रामेटिक फॉर्म में और टेबलर फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेलमेंट से। बेलमेंट सेक्शन 148 से 168 में कवर्ड है। तो 148 में कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो उसको पहले देख लेते हैं बेलमेंट की क्या डेफिनेशन होती है। अब बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सामान की डिलीवरी दी गई, ओनरशिप नहीं दी गई, केवल डिलीवरी दी गई किसी कार्य से, ठीक है, किसी मकसद से। अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे सेल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत दिया गया और जब वो पर्पस उसका फुलफिल हो जाएगा वो सामान वापस कर दिए जाएंगे। दे रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। जिस व्यक्ति ने डिलीवर किया है या तो उसको वापस कर दिए जाएंगे पर्पस पूरा होने के बाद, या फिर जिस व्यक्ति ने डिलीवरी दिया है उसके इंस्ट्रक्शंस पे अन्य तरीके से उसका निस्तारण कर दिया जाएगा, लेकिन जिसने डिलीवरी दिया है उसकी मर्जी से ही होगा, ठीक है। तो बेलमेंट एक सामान की डिलीवरी दी जाती है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी मकसद से। ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत दिया जाता है और जब वो मकसद पूरा हो जाता है तो वो सामान वो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को या तो वापस कर देगा या फिर पहले व्यक्ति के आदेश के अनुसार उसका निस्तारण कर देगा। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ कपड़े दिए दर्जी को सिलने के लिए, ठीक है। अब ये पर्पस क्या है, एक पहले तो सामान की डिलीवरी ट्रांसफर हुई, सामान डिलीवर हुआ मिस्टर ए से मिस्टर बी की तरफ, ठीक है। अब पर्पस क्या है, मिस्टर बी को उसको कपड़े सिलना, उसका शर्ट बनाना है, ठीक है। तो सब शर्ट ये पर्पस हुआ। अब मिस्टर बी शर्ट बनाने के बाद जब पर्पस पूरा हो जाएगा तो उसका फर्ज है कि वो उसको वापस करे मिस्टर ए को, या फिर मिस्टर ए जैसा बताए वैसे उसको निस्तारित करे। मिस्टर ए कहे कि किसी और व्यक्ति को दे दो, हैंड ओवर कर दो, तो वो करे, ठीक है। तो ये हुआ बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। इसमें दो पर्सन होते हैं, बेलर और बेली। जो पर्सन सामान दे रहा है, डिलीवर कर रहा है, वो बेलर है, और जिस व्यक्ति को सामान डिलीवर हुआ बेली है। मिस्टर ए ने दर्जी को सामान दिया, मिस्टर ए बेलर है, दर्जी को सामान मिला तो दर्जी बेली है। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी और भी देख लेते हैं। हायरिंग ऑफ साइकिल और मशीनरी। किसी व्यक्ति ने साइकिल हायर किया, मिस्टर ए ने साइकिल दिया मिस्टर बी को इस्तेमाल करने के लिए, उसको वापस करना होगा। गिविंग क्लोथ टू टेलर फॉर स्टिचिंग, अ लाइब्रेरी गिविंग बुक्स टू इट्स मेंबर्स फॉर रीडिंग, डिलीवरिंग स्कूटर और कार फॉर रिपेयर टू अ सर्विस सेंटर, ठीक है। स्कूटर या कार को हमने दिया सर्विस सेंटर को किस पर्पज से, रिपेयर करने के लिए, और सर्विस सेंटर वापस करेगा उसको जिसने दिया है। डिलीवरिंग गुड्स फॉर कैरियर्स, किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी को हमने सामान दिया कि इसको फला जगह डिलीवर कर दो फला व्यक्ति को, तो ये भी एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। डिलीवरिंग गुड्स टू अ क्रेडिटर एज सिक्योरिटी फॉर अ लोन। किसी व्यक्ति से हमने लोन लिया है तो हमने उसको कुछ सिक्योरिटी के रूप में कुछ सामान दे दिया, कुछ ऑर्नामेंट्स दे दिए, तो ये भी एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब लोन पे हो जाएगा तो वो वापस करना होगा उसको, ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है ये। तो बेलमेंट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही जनरली होता है, नॉट 100%, लेकिन जनरली कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर ही होता है बेलमेंट। लेकिन कभी कभी ये इम्प्लाइड बाय लॉ भी हो जाता है। लॉ मान लेता है कि यहाँ पे बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, किसी व्यक्ति को खोया हुआ सामान मिल गया तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिसने दिया था उसको वापस कर, जिसका सामान है उसको वापस कर दे, भले ही कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था दोनों के बीच में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के बीच जनरली तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही बेलमेंट होगा, लेकिन कभी कभी ये एम्प्लॉयड बाय लॉ भी होता है। केवल मूवेबल गुड्स के रिस्पेक्ट में होता है, केवल मूवेबल गुड्स के रिस्पेक्ट में होता है। कभी भी इमूवेबल गुड्स या मनी के लिए नहीं होता, रिस्पेक्ट में नहीं होता। इसमें पोजीशन चेंज होता है, केवल गुड्स का पोजीशन चेंज होता है, ओनरशिप चेंज नहीं होती है। कैसे चेंज होता है, या तो एक्चुअल डिलीवरी से चेंज हो सकता है। एक व्यक्ति ने सामान उठाया दूसरे व्यक्ति को दे दिया, ये एक्चुअल डिलीवरी हुई है, ठीक है। लेकिन कभी कभी एक्चुअल डिलीवरी की जरूरत नहीं पड़ती, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी हो सकती है।
सेक्शन 149 में दिया है द डिलीवरी टू द बेली मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द इंटेंडेंट बेली और ऑफ एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ। ठीक है, क्या लिखा है? द डिलीवरी टू द बेली मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द इंटेंडेंट बेली और ऑफ एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ। सीधे सीधे गुड्स उठा करके उसकी पोजीशन में नहीं दिए गए उसको, लेकिन उसका पोजीशन आ गया। फिर भी कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई रेलवे रिसिट है गुड्स की, गुड्स रेलवे के पास है और रेलवे रिसिट इंटाइटल करती है कि जो भी जिस व्यक्ति के पास वो रिसिट है वो सामान ले सकता है रेलवे से। वो रेलवे रिसिट मैंने बेली को दे दी, तो इवन दो मैंने फिजिकली गुड्स नहीं हैंड ओवर किए, लेकिन बेली को मैंने रेलवे रिसिट दे दी। अब बेली का अधिकार हो गया, वो बेली वहां से रेलवे से माल उठा सकता है। तो ये भी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हुई, इसको भी डिलीवरी मानेंगे। एक्चुअल डिलीवरी नहीं है लेकिन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हुई है। हैंडिंग ओवर ऑफ कीज ऑफ गोडाउन वेयर गुड्स ऑफ केप्ट, सामान तो नहीं दिया लेकिन जहां जिस गोदाम में माल रखा हुआ है वहां की चाबी दे दी, तो ये भी डिलीवरी हुई। एक्चुअल डिलीवरी नहीं हुई लेकिन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हुई, तो ये भी बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में कवर हो जाएगा। नो चेंज इन ओनरशिप, देखिए मेन चीज है कि बेलर ही मालिक रहेगा, भले पोजीशन उसके पास से हट गया, डिलीवर कर दिया किसी और को, लेकिन मालिक बेलर ही है। कपड़ा अगर किसी ने दे दिया टेलर को सिलने के लिए तो टेलर उस कपड़े का मालिक नहीं हो जाता है, मालिक वही व्यक्ति रहता है जिसने दिया है। जो गुड्स है वो किसी मकसद से दिए जाने चाहिए, ऐसे ही नहीं दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो जैसे रिपेयरिंग ऑफ गुड्स, उसका रिपेयर करवाना है गुड्स को, या उसका कुछ फॉर्म चेंज करना है, जैसे कपड़े से उसको शर्ट में बनाना है, या फिर उसको सेफ कस्टडी के लिए दिया गया है तो उसको सावधान संभाल के रखना कुछ समय के लिए, तो इस कुछ पर्पस के लिए दिया जाना चाहिए। अगर कोई पर्पस ही नहीं है तो फिर वो कोई बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और रिटर्न ऑफ गुड्स इज ऑब्लिगेटरी, वो वापस करना ही होगा पर्पस पूरा होने के बाद। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिटर्न द गुड्स टू द बेलर, या तो वो बेलर को वापस कर दिया जाए या बेलर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उसको डिस्पोज किया जाए गुड्स को। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें मिस्टर ए बेलर है, उन्होंने अपना फैब्रिक कपड़ा दिया मिस्टर बी को कि अपने इसको अपनी शर्ट बना दो। मिस्टर बी टेलर है, तो मिस्टर ए ने फैब्रिक दिया मिस्टर बी को, मिस्टर बी ने वापस कर दिया, उसको सिल करके शर्ट बना करके वापस कर दिया मिस्टर ए को। तो देखिए सामान जो है मिस्टर ए से मिस्टर बी के पास मूव किया, डिलीवरी हुई, सामान दिया गया था एक पर्पस से सिलने के लिए। ठीक है, जब भी वो पर्पस पूरा हो गया वो वापस करना है बेली को, बेलर को वापस करना है, बेली वापस करेगा बेलर को, और कोई ओनरशिप में बदलाव नहीं आया। बेलमेंट के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए बेलमेंट में दोनों कस्टडी और पोजीशन चेंज होना चाहिए, कस्टडी भी चेंज होना चाहिए और पोजीशन भी चेंज होना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी के पास कस्टडी तो है लेकिन पोजीशन नहीं है, सुनने में दोनों शब्द एक ही जैसे लगते हैं। अगर ऐसा है कि कस्टडी तो है लेकिन पोजीशन नहीं है तो फिर वो दूसरा पर्सन बेली नहीं बनेगा। इसका एक एग्जांपल से देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सर्वेंट हैज द कस्टडी ऑफ गुड्स ऑफ द मास्टर, सर्वेंट के पास कस्टडी है गुड्स की क्योंकि वो सर्वेंट है, मास्टर ने उसको कस्टडी के लिए दे दिया है, लेकिन उसके पास पोजीशन नहीं है, वो पोजेस नहीं कर रहा है उस गुड्स को, इसलिए वो बेली नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो कस्टडी और पोजीशन में हल्का सा डिफरेंस है, किसी के पास कस्टडी हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है वो पोजीशन भी हो उसके पास। बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया गया तो वो कोई बेलमेंट नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि बैंक ऑब्लाइज नहीं है कि वही सेम नोट वापस करे। क्यों नहीं है? क्योंकि लॉकर कीज ओनर के पास रहते हैं, बैंक के पास नहीं रहते हैं, इसलिए पोजीशन ओनर के पास ही है और पोजीशन बैंक को शिफ्ट नहीं हुआ, तो ये भी बेलमेंट नहीं है। कितने तरह के बेलमेंट हो सकते हैं?
पहला तो एक बेसिस लेंगे हम लोग कि जो पार्टीज को बेनिफिट हुआ उसके बेसिस पे कितने क्या क्या बेलमेंट हो सकते हैं, कितने तरह के। तो बेलमेंट बेनिफिटिंग बोथ बेलर एंड बेली। दूसरा है बेलमेंट बेनिफिटिंग ओनली बेलर, बेलमेंट बेनिफिटिंग बेली ओनली। दोनों बेलर बेली को बेलमेंट से फायदा हो रहा है, केवल बेलर को बेलमेंट से फायदा हो रहा है, और केवल बेली को बेलमेंट से फायदा हो रहा है। पहला वाला जब दोनों को फायदा हो रहा है, ये सबसे कॉमन फॉर्म है, ठीक है। और दोनों बेलर और बेली को फायदा होता है। एक टेलर को स्टिच कपड़े दिए गए तो टेलर को पैसे मिले, और जो जिस कस्टमर ने दिया कपड़ा उसको स्टिच करके शर्ट मिली, तो दोनों का फायदा है, ठीक है। जहां पे केवल बेलर का फायदा है जो व्यक्ति दे रहा है, और तो उसमें बेली का कोई फायदा नहीं है, इसको भी ध्यान देंगे। ए डिलीवर्स हिज स्कूटर टू बी फॉर कीपिंग इट सेफली फॉर 10 डेज। ए ने बी को दिया अपना स्कूटर की 10 दिन साफ संभाल के रखना। तो ए का तो फायदा हुआ कि उसकी स्कूटर सेफ्टी बनी रही, उसका स्कूटर सेफ रहा, लेकिन बेली को कोई फायदा नहीं हुआ। कहीं कहीं बेली को केवल फायदा हो सकता है, बेलर को नहीं हो सकता है। तो ए गिव्स हिज हर ऑर्नामेंट टू बी फॉर इनेबलिंग द लेटर टू वेयर इट ऑन अ पार्टी। ए ने बी को अपना जो ऑर्नामेंट्स दिए, जेवर दिए कि जाके पार्टी में जा रही हो तो वहां पे पहन सकती हो। तो वो अब जो बेली है बी, उसको फायदा हुआ, उसने उसको ऑर्नामेंट्स को यूज किया, लेकिन जो बेलर है उसको कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह रिवॉर्ड के बेसिस पे भी दो तरह के हो सकते हैं बेलमेंट। एक ग्रेचुइटस बेलमेंट, इसमें बेलर और बेली दोनों को कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। किसी को अगर गुड्स दे दिए गए सेफ कस्टडी में रखने के लिए किसी बिना रेम्यूनरेशन के, तो ये ग्रेचुइटस बेलमेंट हुआ, ठीक है। और नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट, इसमें या तो बेलर या बेली को कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है। ए ने अपनी कार दी बी को हायर पर, तो ए को किराया मिला उसका कार देने का, तो ए को फायदा हुआ, तो ये नॉन ग्रेचुइटस हुआ, ठीक है। इसी को डायग्राम से माध्यम से भी आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे बेलर की ड्यूटीज और राइट्स, और इसी तरह से फिर बेली की ड्यूटीज और राइट्स। तो सबसे पहले बेलर से स्टार्ट करते हैं, उसकी क्या क्या ड्यूटीज है। ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स पेड। पहली ड्यूटी है कि जो गुड्स उसने डिलीवर कर रहा है उसमें कोई भी फॉल्ट हो तो उसको डिस्क्लोज करे। सेक्शन 150 में दिया है द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्ट्स इन द गुड्स पेड, जिसके बारे में वो अवेयर है, ऑफ विच द बेलर इज अवेयर, विच और विच मटेरियली इंटरफियर विद द यूज ऑफ देम। जो गुड्स दिए जा रहे हैं उसके मतलब उससे कोई सिग्निफिकेंट, उसके इस्तेमाल में कोई सिग्निफिकेंट दिक्कत आ सकती है या फर्क पड़ सकता है, या फिर जो बेली है उसको एक एक्स्ट्रॉर्डनरी रिस्क हो सकता है उसकी वजह से, ठीक है। या और अगर उसने ऐसा डिस्क्लोजर नहीं किया तो फिर वो जो बेली को भी उस फॉल्ट से, लेकिन अगर मान लीजिए गुड्स हायर पे दिए गए हैं, बेल किए गए हैं, बेल किए गए हैं फॉर हायर, तो द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेज whether he was or was not aware of the existence of the faults in the goods billed। अगर हायर पे दिए गए हैं, किराए पे दिए गए हैं, तो बेलर को चाहे मालूम हो कि उसमें फॉल्ट था कि नहीं था, चाहे मालूम ना हो फॉल्ट था कि नहीं था, तो दोनों ही केस में वो डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बेली के। पहले के केस में हमने देखा था तभी रिस्पॉन्सिबल था बेलर इज अवेयर, द बेलर इज अवेयर। अगर बेलर को मालूम होता कि वो उसमें कुछ फॉल्ट है और उसके बाद उसने डिलीवर किया, तब वो रिस्पॉन्सिबल होता जो भी डैमेज होगा बेली को। लेकिन अगर हायर पे दिए गए हैं, किराए पे दिए गए हैं, तो फिर अब उसको मालूम हो चाहे ना मालूम हो डैमेज के विषय में, उसके फॉल्ट के विषय में, तो वो तब भी वो डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एक इलस्ट्रेशन से देख लेते हैं। ए लेंड्स अ हॉर्स व्हिच ही नोज टू बी विशियस। तो एक घोड़ा जो थोड़ा सा मानसिक रूप से अनस्टेबल था, ए ने उसको दिया बी को, और उसने ये नहीं बताया कि
घोड़े की ऐसी स्थिति है, घोड़ा भाग गया और ही बी को उसने गिरा दिया और इंजर कर दिया। अब ए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या बोलते हैं कि बी के डैमेज के लिए, ठीक है, क्योंकि वो जानता था। यहाँ पे हायर के लिए नहीं दिया गया था, इसलिए हम ये देखेंगे कि क्या वो जानता था कि नहीं। हाँ, जानता था, इसलिए उसको अब वो रिस्पॉन्सिबल होगा बी के डैमेज के लिए, ठीक है। हायर वाला देख लेते हैं। ए हायर्स अ कैरियर्स ऑफ बी, ए ने बी का कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल हायर किया और बी को वो कैरियर्स अनसेफ था। अब बी को मालूम नहीं था कि हम तो दे रहे हैं व्हीकल वो अनसेफ है। अब ए इंजर हो गया, तो अब बी रिस्पॉन्सिबल है ए की इंजरी के लिए, उसको डैमेज देना होगा, इवन दो उसको नहीं मालूम था कि व्हीकल अनसेफ है। ये हायर का केस था। दूसरा क्या ड्यूटी है? ड्यूटी टू रिपे एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय बेली इन अ ग्रेच्युटस बेलमेंट। ग्रेच्युटस बेलमेंट अभी आपने जस्ट देखा, तो जहां दोनों को कोई बेनिफिट नहीं होता है, तो अगर ग्रेच्युटस बेलमेंट है तो जो भी इनकर एक्सपेंडिचर इनकर किया है बेली ने, वो बेलर की ड्यूटी है कि वो उसको दे, ठीक है, क्योंकि उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, उसको कोई चार्जेस वगैरह नहीं मिल रहा है। सेक्शन 158 में दिया हुआ है, वेयर द बाय द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट द गुड्स आर टू बी केप्ट और टू बी कैरिड और टू हैव वर्क done upon them by the bailey for the bailor, and the bailey is to receive no remuneration. No remuneration. The bailor shall repay to the bailey the necessary expenses incurred by him for the purpose of bailment. वही चीज इसमें लिखी हुई है सेक्शन में। तो एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर ए गोज आउट ऑफ स्टेशन ऑन वेकेशंस, ही कीप्स हिज डॉग्स एट बीच हाउस फॉर सेफ कस्टडी। मिस्टर ए चले गए वेकेशंस के लिए घूमने फिरने बाहर, तो उन्होंने अपना डॉग को मिस्टर बी के घर में रख दिया। अब मिस्टर बी को कोई मेहनताना नहीं मिल रहा है इसका, ठीक है, तो अब मिस्टर बी के पास ये अधिकार है कि वो जो भी एक्सपेंस हुआ है डॉग के संबंध में, उसको फीड करना, उसको खिलाना पिलाना, मेडिकल एक्सपेंसेस, वो मिस्टर ए से वसूल कर ले। अगर मिस्टर बी को कोई रेमुनरेशन मिल रहा होता तो फिर वो उसको ये अधिकार नहीं होता, वो फिर वो नॉन ग्रेच्युटस हो जाता। ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स, बेलर की ड्यूटी है कि वो सामान अपना समय पे वापस ले ले, ठीक है। जब भी पर्पस पूरा हो गया है तो वो बेलर अपना सामान वापस ले ले। अगर वो सामान अपना वापस नहीं लेता है तो कोई भी जो डैमेज होगा उस दिन ड्यू डेट के बाद, उसके लिए बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कोई भी लॉस होगा उसके लिए बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। और इसके अलावा उस दिन के बाद से जो बेली का खर्चा हुआ उसको रखने के लिए सेफ कस्टडी में गुड्स को, उसका भी एक्सपेंडिचर उसको रिइंबर्स करना होगा बेलर को। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई बेली, ठीक है, ये भी एक ड्यूटी है बेलर की, सेक्शन 164 में है। द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर एनी लॉस विच द बेली में सस्टेन बाय रीजन दैट द बेलर वाज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक द बेलमेंट और टू रिसीव बैक द गुड्स और टू गिव डायरेक्शन रिस्पेक्टिंग देम। अगर बेलर के पास ये अधिकार ही नहीं था कि उसने वो सामान किसी बेली को दे सके, तब भी उसने दे दिया, या फिर उस बेलर के पास ये अधिकार ही नहीं था कि वो सामान बेली से वापस ले सके, तब भी उसने ले लिया, या फिर बेलर के पास ये अधिकार ही नहीं था कि उसको कुछ सामान के संबंध में कोई भी डायरेक्शन निर्देश दे सके, तब भी उसने दिया, तो उसके लिए अब बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा बेली के प्रति। अगर बेली को कोई लॉस हुआ तो, अगर बेली को कोई लॉस हुआ तो बेलर को वो लॉस पूरा करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। ए गिव्स अ स्टोलन बाइसिकल टू बी फॉर यूज। ए ने एक चोरी की हुई बाइसिकल बी को दे दी इस्तेमाल करने के लिए। अब बी के ऊपर मुकदमा हो गया और उसको कंपनसेशन पे करना पड़ा जो असली मालिक था उसको। अब बी के पास ये अधिकार है कि वो ए से कंपनसेशन ले ले। इसके अलावा बेलर की ये भी ड्यूटी है कि अगर बेली के द्वारा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर किए गए हैं तो वो भी उसको वो रिम्बर्स करे, ठीक है।
तो अगर नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है तो ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है तब तो भाई पूरा ही पूरा सारे एक्सपेंसेस रिम्बर्स करने होंगे। अगर नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है तो नॉर्मल एक्सपेंसेस तो नहीं रिम्बर्स करने पड़ेंगे, तो लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो गए वो रिम्बर्स करने पड़ेंगे। नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस डेली ही बेयर करता है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बेलर को रिम्बर्स करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें ये देखना होगा कि ये जो एक्सपेंसेस हुए हैं बेली के द्वारा उसमें बेली की कोई गलती तो नहीं है। अगर बेली की गलती है तब में रिम्बर्स होगा बेलर द्वारा। अगर बेली की गलती नहीं थी और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो गए तो फिर इसको बेलर को रिम्बर्स करने पड़ेंगे। ए ने अपनी डॉग बी के हाउस में रखा सेफ कस्टडी के लिए और उसको 500 रुपया देने की कॉन्ट्रैक्ट किया सेफ कस्टडी में रखने के लिए। डॉग बीमार पड़ गया और उसमें कोई बी की कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, वो अपने आप ही बीमार पड़ गया डॉग। तो जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हुए वो ए को देना पड़ेगा बी को। अगर बी ने कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस किए तो ए को रिम्बर्स करना पड़ेगा। लेकिन ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस वो ए नहीं देगा, वो बी ही देगा, जो बेली है वही देगा, क्योंकि ये नॉन ग्रेटिट्यूअस है। ठीक है, इसमें बी का बेनिफिट इन्वॉल्व था, उसको पेमेंट मिल रहा है अपनी सर्विसेज के लिए, तो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस वो बी खुद ही बियर करेगा बेली। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो गए हैं उसकी फॉल्ट के बिना वो बेलर से वापस ले सकता। तो बेलर मस्ट कंपनसेट द बेली फॉर द लॉस और डैमेज सफर्ड बाय द बेली दैट इज इन एक्सेस ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड वेयर ही हैड लेंट द गुड्स gratuitously and decides to terminate the bailment before the expiry of bailment। अगर गुड्स लेंड किए गए थे ग्रेटिट्यूअस बिना किसी बेनिफिट के, ठीक है, तो फिर अगर बेली को कुछ लॉस या डैमेज हो गया है, जितना उसको बेनिफिट हुआ उससे ज्यादा उसको लॉस हो गया है बेली को, तो फिर और बेलर ने समय सीमा से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, तो फिर बेलर को एक्सपेंसेस वो लॉस को रिम्बर्स करना होगा। ड्यूटी टू रिम्बर्स एक्सपेंसेस इनकर्ड व्हाइल रिटर्निंग द गुड्स। अगर गुड्स रिटर्न करने के दौरान बेली के द्वारा कुछ एक्सपेंसेस हो गए हैं या फिर बेलर के कुछ ऑर्डर्स की कंप्लायंस करने रिटर्न करने के संबंधित जो ऑर्डर्स हैं बेलर के, उसकी कंप्लायंस करने में कुछ एक्सपेंसेस हो गए हैं बेली द्वारा, तो वो बेलर को रिम्बर्स करना होगा। ये तो ड्यूटीज हो गई बेलर की। अब राइट्स देख लेते हैं बेलर के क्या क्या है। राइट टू गेट बेलीज ड्यूटी इन्फोर्स। जो भी बेलीज की ड्यूटी है वो इन्फोर्स कराने की उसके पास अधिकार है बेलर के पास। बेली अपनी ड्यूटी पूरी करे। क्या क्या ड्यूटी है? राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर लॉस कॉस्ट टू गुड्स बाय द नेग्लिजेंस ऑफ बेली। अगर बेली की नेग्लिजेंस के वजह से कुछ लॉस होता है गुड्स को तो वो डैमेज क्लेम कर सकता है। ठीक है, बेलर। राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर लॉस कॉस्ट टू गुड्स बिकॉज ऑफ एनी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स। अगर गुड्स का कोई अनऑथराइज्ड यूज हुआ है तो उसका जो उससे लॉस हुआ है तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है बेलर। राइट टू क्लेम डैमेजेस अराइजिंग ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ बेलर्स गुड विथ हिज ओन गुड्स। बेलर के गुड्स को अपने सामानों के साथ मिक्स कर दिया बेली ने, उससे कुछ डैमेज हो गया तो वो भी बेलर का अधिकार है कि वो उनसे रिकवर कर सकता है। राइट टू क्लेम रिटर्न ऑफ गुड्स ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम और कंप्लीटमेंट ऑफ पर्पस। जो जितने समय के लिए दे दिया गया था सामान वो समय पूरा हो गया, या जिस पर्पस के लिए दिया गया था वो पर्पस पूरा हो गया, तो अब वो बेलर सामान वापस मांग सकता है अपना, ये उसका राइट है। राइट टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बिल्ड। जो सामान दिया गया था बेलर के द्वारा बेली को, उस सामान में किसी वजह से बढ़ोतरी हो गई, तो जो बढ़ोतरी हो गई बढ़ गया वो उसको क्लेम करने का अधिकार बेलर का है। इन दैट द बेली इज बाउंड टू डिलीवर टू द बेलर और अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शंस एनी इंक्रीज और प्रॉफिट which may have accrued from the goods billed। एग्जांपल से देखिए, बहुत इजी है। A leaves a cow in the custody of B to be taken care of। A ने B की कस्टडी में अपनी गाय दे दी देखभाल के लिए, ठीक है।
अब काऊ को एक बछड़ा हो गया, तो अब बी की ये ड्यूटी है कि गाय के साथ साथ बछड़ा भी ए को वापस कर। राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट इफ बेलीज एक्ट इज इनकंसिस्टेंट विद बेलमेंट कंडीशन। जो बेलमेंट की कंडीशंस थी उस अनुसार बेली काम नहीं कर रहा है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है बेलर। A contract of bailment is voidable at the option of bailor if the bailee does not act with regard to the goods bailed in inconsistent with the conditions of the bail। अगर बेली ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के हिसाब से एक्ट नहीं कर रहा है तो बेलर के ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। ए ने बी को दिया किराए पे अपना घोड़ा, उस बी के खुद के यूज करने के लिए, खुद राइड करने के लिए, लेकिन बी ने अपनी घोड़ा गाड़ी में उसको लगा दिया, ठीक है। अब ये जो बेलर है ग्रेचुइटस बेलमेंट है, तो कभी भी वो अपने गुड्स को वापस मांग सकता है बेलर, उसके पास ये अधिकार है केवल ग्रेचुइटस बेलमेंट के केस में। नॉन ग्रेचुइटस अगर वो टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ है तब भी मांग सकता है, नहीं हुआ है तब भी उससे पहले भी मांग सकता है। जो पर्पस के लिए दिया गया था वो कंप्लीट पूरा हुआ है, नहीं हुआ है तब भी वापस मांग सकता है अगर ग्रेचुइटस बेलमेंट है तो। नॉन ग्रेचुइटस में ये अधिकार नहीं। लेकिन अगर इस प्रोसेस में बेली को कुछ नुकसान हो गया तो फिर बेलर को कंपनसेट करना पड़ेगा। ये तो बेलर के राइट्स एंड ड्यूटीज हम लोगों ने देख लिए। अब देख लेते हैं बेली के संबंध में क्या ड्यूटीज एंड राइट्स हैं। तो पहले बेलीज की ड्यूटी देख लें। बेली की ड्यूटी है कि वो सामान का जो उसके पास आया है उसका प्रॉपर केयर करे। बेली की ड्यूटी है कि वो सामान का उतना ख्याल रखे जितना एक साधारण इंटेलेक्ट का आदमी उसका रख सकता है, ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी उस सामान का ख्याल रख सकता है। उसी ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी सिमिलर परिस्थितियों में उस सामान का रखेगा, मतलब अपने गुड्स के संबंध में, ठीक है। एक साधारण इंटेलेक्ट का आदमी वो सामान का ध्यान रखेगा उसी परिस्थितियों में। अगर वो गुड्स उसके होते और उतनी ही क्वांटिटी या बल्क में होते या उतने ही वैल्यू के होते तो वो कितना ख्याल रखता है वो व्यक्ति, साधारण इंटेलेक्ट का आदमी, उतना ही ख्याल बेली को रखना पड़ेगा उस सामान का। अगर वो रखता है बेली इस तरीके का ख्याल रखता है तब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जो भी अगर कोई लॉस होता है या डिस्ट्रक्शन हो जाता है गुड्स का तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई अलग से सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए कि नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी तब वो भी वैलिड है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ड्यूटी टू रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग एनी अथॉराइज्ड यूज ऑफ गुड्स। कोई भी जो बेली के पास सामान आया है उसकी ड्यूटी है कि वो कोई अनऑथराइज्ड यूज ना करे उस सामान का, ठीक है। कपड़ा उसने लेकर के शर्ट बना लिया, अब शर्ट पहनना ना चालू कर दे, तो ये उसकी ड्यूटी है अनऑथराइज्ड यूज ना करे। If the bailey makes any use of goods bailed which is not in accordance with the conditions of the bailment, he is liable to make compensation to the bailor for any damage arising to the goods from or during such use of goods। अगर बेलर ने अनऑथराइज्ड यूज किया बेलमेंट कंडीशंस के अगेंस्ट तो कोई भी डैमेज होगा तो फिर उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। अनऑथराइज्ड यूज करते वक्त रीजनेबल केयर लिया था तब भी लाइबिलिटी रहेगी क्योंकि वो अनऑथराइज्ड यूज कर रहा है। अगर उसने कपड़ा उठा जो शर्ट बनाया उसको पहन लिया और बहुत संभाल के पहना और उसके बावजूद डैमेज हो गया तब भी उसकी लाइबिलिटी रहेगी क्योंकि वो शर्ट को पहनने के लिए होता है। इसको एग्जांपल से भी दे सकते हैं। ए लेंड्स अ हॉर्स टू बी फॉर हिज ओन राइडिंग ओनली। ए ने बी को अपना घोड़ा दिया उसके बी को खुद राइड करने के लिए ही केवल, लेकिन बी ने अपने एक फैमिली मेंबर सी को वो राइड करने के लिए दे दिया। सी ने बहुत सावधानी से उसको राइड किया फिर भी घोड़ा गिर गया और इंजर हो गया, तो अब बी को कंपनसेशन देना पड़ेगा ए को जो भी इंजरी हुई है हॉर्स को, इवन दो बहुत केयर से किया गया राइड किया गया लेकिन वो अनऑथराइज्ड यूज था। ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स बेल्ड विथ हिज ओन गुड्स। बेली की ड्यूटी है कि वो जो भी गुड्स उसके पास आए हैं बेलमेंट के थ्रू वो अपने गुड्स के साथ उसको मिक्स ना करे बिना बेलर की कंसेंट लिए अपने गुड्स के साथ उसको मिक्स ना करे। लेकिन बेलर की कंसेंट लेकर के वो मिक्स कर सकता है। अगर बेलर की कंसेंट से मिक्स किया गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो प्रोपोर्शनेट जो मिक्सचर बनेगा, ठीक है ना, उसका प्रोपोर्शनेट हिस्सा बेलर का होगा। इसी तरह बेली का भी अपना प्रोपोर्शनेट हिस्सा होगा उस मिक्सचर में।
बेलर का भी प्रोपोर्शनल हिस्सा होगा मिक्सचर में, बेली का भी प्रोपोर्शनल हिस्सा होगा मिक्सचर में। अगर बेलर के कंसेंट के बिना मिक्स किया गया है गुड्स, अगर गुड्स मिक्स करने के बाद अलग अलग किए जा सकते हैं, ऐसे हैं, तो फिर उस केस में जो अलग कर लिया जाएगा, और बेलर का जो गुड्स है वो बेलर उसका ओनर होगा, और बेली अपने वाले गुड्स का ओनर होगा। लेकिन बेली की ये ड्यूटी होगी कि वो गुड्स को सेपरेट करने के लिए, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जो खर्चा आएगा वो बेली बियर करेगा, और अगर कोई लॉस हो जाता है इस दौरान तो वो भी वो बेली बियर करेगा। लेकिन हो सकता है सेपरेट ना किया जाए, मिक्सचर मिक्स कर दिया गया, आटा इसका भी था, आटा इसका भी था, मिक्स कर दिया गया है, बेली को कंपनसेट करना होगा बेलर। ए बेल्स अ बैरल ऑफ केप फ्लोर वर्थ ₹45 टू बी। एक केप फ्लोर एक आटे का प्रकार है, उसका एक ड्रम कह लीजिए, एक ड्रम जो 45 रुपए का था, उसको ए ने बी को दिया बेलमेंट पे, और बी ने बिना ए की परमिशन लिए हुए एक दूसरे तरह के आटे के साथ उसको मिक्स कर दिया, जिसकी कीमत केवल एक ड्रम की 25 रुपए थी। ए ने जो एक ड्रम आटा दिया उसके 45 रुपए प्रति ड्रम कीमत थी। बी के पास दूसरी तरह का आटा था, उसने जो बेली था उसने उसको मिक्स कर दिया, वो 25 रुपए बैरल वाला था। अब बी की अब वो उस मिक्सचर को सेपरेट तो कर नहीं पाएंगे कि 25 रुपए वाला आटा अलग कर दें, 45 रुपए वाला आटा अलग कर दें। तो अब बी को कंपनसेट करना, ए को कंपनसेट करना पड़ेगा क्योंकि उसका आटा बेकार हो गया। ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स, बेली की ड्यूटी है कि वो बेलर को या तो रिटर्न कर दे, या फिर उसके बेलर के डायरेक्शन के हिसाब से उसको कहीं और डिलीवर करने के लिए हो तो डिलीवर कर। इसके लिए उसको बेलर का डिमांड की वेट नहीं करना। कब करना होगा? जब भी जितने पीरियड के लिए गुड्स दिए गए थे वो पीरियड खत्म हो गया, तो पीरियड खत्म होते ही तुरंत उसको वापस करना होगा, या फिर जो जिस पर्पस के लिए दिए गए थे वो पर्पस पूरा हो गया तो वो तुरंत वापस करना होगा। उसके लिए डिमांड की जरूरत नहीं है बेलर के द्वारा। अगर मान लीजिए जो बेलर है वो जॉइंट ओनर्स हैं, वो एक व्यक्ति का नहीं है सामान, तो 2, 3, 4, 5 व्यक्तियों का है, तो बेली के पास ये ऑप्शन आ जाता है, वो किसी भी एक ओनर को वो वापस कर दे, किसी भी, और या तो किसी एक व्यक्ति को वापस कर दे या किसी एक जॉइंट ओनर के इंस्ट्रक्शन पे कहीं भी डिलीवर कर सकता है बेली। अगर बेली ऐसा डिलीवर नहीं करता है गुड्स को इस कंडीशन के हिसाब से, तो कोई भी लॉस या डिस्ट्रक्शन या डिटोरिएशन होगा गुड्स का, उसके लिए बेली रिस्पॉन्सिबल होगा। ए अपनी कार किराए पे देता है बी को 1 महीना, 1 महीना पूरा होने के बाद बी वापस नहीं कर पाता है कार ए को, तो उसके बाद कार चोरी हो जाती है। 1 महीना बीतने के बाद 2 दिन और बीते थे कि कार चोरी हो गई। अब बी को कार की प्राइस ए को वापस देनी होगी, और जो डिले पीरियड है 2 दिन का उसका भी कंपनसेशन देना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कार 1 महीने के दौरान ही चोरी हो गई होती और उसमें बी की कोई फॉल्ट नहीं होती, उस चोरी में बी बिना किसी बी की गलती के वो चोरी हो गई होती और 1 महीने के अंदर हो गई होती, तो फिर बी को की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अगर लेकिन उसके बाद चोरी हुई है, अब बी की कोई गलती नहीं है, तब भी बी को कंपनसेट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम पीरियड बीत चुका था, उसको वापस कर देना चाहिए था। ड्यूटी टू डिलीवर यानी एक्विजिशन टू गुड, अभी हम लोगों ने देखा कि गाय को बछड़ा हो गया, तो अब बेली की भी ड्यूटी है कि वो बछड़ा भी वापस कर दे। ड्यूटी टू अबाइड बाय कंडीशंस ऑफ बेल, जो भी बेली का जो भी बेलमेंट कंडीशंस है उसके अबाइड करे और बेलमेंट की कंडीशंस के अगेंस्ट ना जाए। इसी तरीके से बेली की कुछ राइट्स भी होते हैं, तो आइए उन राइट्स को देख लेते हैं कि बेली के राइट्स क्या होते हैं। बेली के राइट्स हैं कि बेलर की जो ड्यूटी है, बेलर के जो कर्तव्य हैं उनको एनफोर्स करा सकता है, वो एक मुकदमे के दौरान एनफोर्स कर सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं वो ड्यूटीज जो बेलर के हैं? राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एनी नोन डिफेक्ट इन गुड्स बाय बेलर। तो अभी इन्होंने देखा था, अगर कोई बेलर को कोई डिफेक्ट था की जानकारी थी तो और उसने बताया नहीं, तो उसका कंपनसेशन लेने का अधिकार है बेली का। राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस व्हेन बेली रिसीव्स नो रेम्यूनरेशन, अगर बेली को कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है तो नेसेसरी एक्सपेंसेस ले सकता है ग्रेट्यूटस बेलमेंट के केस में। तो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, जो कुत्ते को रख दिया था बिना किसी फीस के, तो कुत्ते के वो खाने पीने में जो खर्चा हुआ है वो उसको रिकवर कर सकता है। राइट टू क्लेम इंडेमनिफिकेशन ऑफ लॉस अराइजिंग ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल ऑफ बेलर, बेलर का टाइटल ही नहीं था, अधिकार ही नहीं था उसको
सामान को बेलमेंट पे देने का, बेली को देने का, फिर भी उसने दे दिया और उसको इसकी वजह से कोई लॉस हो गया बेली को, तो फिर वो लॉस वो रिकवर कर सकता है बेलर। राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर सेफ कस्टडी ऑफ गुड्स इन केसेस वेयर बेलर रिफ्यूजेस टू टेक डिलीवरी ऑफ। अगर बेलर की डिलीवरी ले ही ना समय पूरा होने पे या पर्पस पूरा होने पे, तो फिर उसका उसकी सेफ कस्टडी रखा उसने फर्दर टाइम पीरियड बीतने के बाद, पर्पस कंप्लीट होने के बाद, तो उसका सेफ कस्टडी में राइट टू डिलीवर बैक द गुड्स टू वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। ये भी उन्होंने देखा था कि वो अगर मल्टीपल जॉइंट ओनर्स हैं तो वो किसी भी एक जॉइंट ओनर को वो सामान वापस कर सकता है, या फिर किसी भी एक जॉइंट ओनर के इंस्ट्रक्शन की सामान को कहीं और डिलीवर कर सकता है। सारे जॉइंट ओनर्स का इकट्ठा कंसेंट। राइट टू डिलीवर द गुड्स टू बेलर हु डजंट हैव ओनर। बेलर ने दे दिया सामान, उसके पास ओनरशिप नहीं थी तब भी दे दिया, तो बेली के पास राइट है कि वो उसी बेलर को ही सामान वापस। द बेलर हैज नो टाइटल टू द गुड्स एंड द बेली इट गुड्स फिर डिलीवर्स देम बैक और अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस ऑफ द बेलर। द बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द ओनर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच। बेलर के पास कोई राइट नहीं था सामान बेलमेंट पे देने का। तो और उसके बाद बेली ने उस सामान को पर्पस पूरा होने के बाद वापस कर दिया, गुड फेथ में वापस कर दिया उसी बेलर को जिसने दिया था। तो फिर अब जो रियल ओनर है सामान का, उसके प्रति वो बेली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेली हैज अ राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स अंटिल हिज डेट क्लेम इज पेड बाय द बेलर। दिस इज राइट ऑफ ओनर। जब तक कि बेलर उसका चार्जेस या जो भी डेप्ट है वो वापस न दे दे, तब तक बेली उस सामान को अपने पास रोक सकता है। ये लीन, राइट ऑफ लीन कहा जाता है। एक व्यक्ति ये नहीं अपना कपड़े दिए टेलर को स्टिच करने के लिए, तो अब टेलर के पास ये अधिकार है कि जब तक उसके चार्जेस उसको ना मिल जाए, उसके पैसे उसको ना मिल जाए सिलवाई के, तब तक वो कपड़ा डिलीवर, वो शर्ट डिलीवर ना करे। लीन को जब हम लोगों ने देखा, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। Lien means the right to retain the property of another person until the dues of the first mentioned person are cleared. मतलब पहले व्यक्ति का ड्यूज जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक जो दूसरे व्यक्ति के पास सामान है वो दूसरा व्यक्ति उस सामान को रख सकता है अपने पास, जब तक कि पहला व्यक्ति ड्यूज क्लियर न कर दे। बेलर ने बेली को दिया सामान, बेली को कुछ करने के लिए, बेली ने वो काम कर दिया। अब बेलर पैसा नहीं दे रहा है उसका, तो बेली उस सामान को रोक सकता है अपने पास, डिलीवर ना करे। दो तरीके के लीन होते हैं, पर्टिकुलर लीन, जनरल लीन। पर्टिकुलर लीन सेक्शन 170 में दिया है, where the bailey has in accordance with the purpose of the bailment rendered any service involving the exercise of labor or skill in respect of the ground goods bailed, he has in the absence of the contract or the contrary a right to retain such goods until he receives due remuneration for the service। और वो सर्विसेज में लेबर लगी है, स्किल लगी है, ठीक है। अब उसके पास ये राइट है कि वो सामान को उसी सामान को रोक ले जिसमें उसकी स्किल लगी है, लेबर लगा हुआ है। जो बेली है उसने सर्विस दी है जो उन गुड्स पर जो उसको बेल किए गए थे, उसको दिए गए थे, ठीक है। उसमें और उस सर्विस में लेबर लगी है, स्किल लगी है, और उसको उसका मेहनताना नहीं मिला है, तो वो सामान को, उस पर्टिकुलर सामान को ही अपने पास रोक सकता है और वो डिलीवर ना करे, उसको अधिकार है बेलर को। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। A delivers a rough diamond to B, a jeweler, to be cut and polished, which is accordingly done. A ने B को दिया कि एक रफ डायमंड दिया कि इसको पॉलिश करो, कट करो, और B ने वो काम कर दिया। और जब तक अब A उस सर्विस का पैसा ना दे दे तब तक B चाहे तो उस डायमंड को। A gives cloth to B, a tailor who makes it into a coat. A promises B promises A to deliver the coat as soon as it is finished. B ने प्रॉमिस किया, A ने बी को दिया कि कपड़ा लो और इसका कोट बना दो। बी ने प्रॉमिस किया कि मैं कोट बनते ही आपको कोट डिलीवर कर दूंगा और अपना पैसा, अपने चार्जेस मैं 3 महीने बाद लूंगा आपसे। अब इस केस में बी जब तक उसका पैसा मिल नहीं जाता तब तक कोट रिटेन नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो 3 महीने का उधार देगा, ठीक है। पर्टिकुलर लीन की जो मेन बात है कि वो उसी गुड्स के संबंध में होता है जिस पे सर्विस दी गई है, न कि किसी अन्य गुड्स के विषय में। हो सकता है टेलर के पास कुछ और भी कपड़े उसी व्यक्ति के पड़े हों बेलर के, तो उसके विषय में उसको अधिकार नहीं मिलेगा। केवल जिसमें वो सर्विस दी है उसका पेमेंट नहीं मिला है, अगर समय से काम पूरा नहीं किया गया है तो पर्टिकुलर लीन नहीं होगा।
जिस तरीके से बताया गया था बेलर के द्वारा उस तरीके से काम नहीं किया गया है तो पर्टिकुलर लीन नहीं होगा। अगर काम पूरा नहीं किया गया है तो पर्टिकुलर लीन नहीं होगा। और अगर काम उधार पे करने का वादा किया गया था, जैसे अभी ये कब होता है, ए गिव्स हिज कार टू बी फॉर सेफ कस्टडी एंड एग्रीज टू पे ₹100 टू बी फॉर हिज सर्विसेज। अब ए ने बी को कार दिया, संभाल के रखना और ₹100 दूंगा मैं तुमको। तो इसमें पर्टिकुलर लिंक नहीं है, क्योंकि जो अगर वो ए ₹100 देने से मना कर दे तो भी वो बी कार को अपने पास रोक नहीं सकता, क्योंकि उस कार की कोई वैल्यू नहीं बढ़ रही थी उसके पास सेफ कस्टडी में रखने से। तो वैल्यू बढ़ना जरूरी है। कपड़े को अगर शर्ट बना के दिया गया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि भी पर्टिकुलर लीन इस टाइप पर नहीं रहेगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा और उस केस में वो पर्टिकुलर लीन नहीं होगा, सामान रोकने का पावर। इसके अलावा पर्टिकुलर लीन जो है बेली के अलावा फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स को भी मिलता है, पौनी को भी मिलता है, एजेंट को भी मिलता है और अनपेड सेलर को भी मिलता है। ठीक है, अब आ जाते हैं पर्टिकुलर लीन की। हम लोगों ने देख लिया, अब जनरल लीन देखते हैं सेक्शन 171 में। जनरल लीन किसके पास है? बैंकर्स के पास है, फैक्टर्स के पास है, वॉरफिंगर्स के पास है, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट के पास है और पॉलिसी ब्रोकर्स के पास है। इनके पास क्या पावर है? दे मे रिटेन एज सिक्योरिटी फॉर द जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट एनी गुड्स बिल्ड। इन लोगों के पास कुछ सामान था बेलर का और उस सामान के रिस्पेक्ट में कोई बकाया नहीं है, उनका एक जनरल कोई बकाया है, कुछ उनका टोटल पुराना हिसाब किताब बकाया है या किसी दूसरे गुड्स के संबंध में बकाया है, तो वो इस सामान को रिटेन कर सकते हैं। ये जनरल लीन है। पर्टिकुलर लीन में था जिस सामान के संबंध में बकाया है वही सामान रिटेन कर सकते हैं। लेकिन जनरल लीन में है कुछ भी बकाया है, किसी भी संबंध में बकाया है उसी व्यक्ति का, बेलर का, तो फिर वो ये कोई भी सामान। इन लोगों के अलावा 1 2 3 4 5 लोगों के अलावा किसी और को ये जनरल लीन का अधिकार नहीं मिलता है आमतौर पे। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाए इस तरीके का कि हम जनरल लीन रहेगा तब वो ठीक है, तब मिलेगा। नहीं तो बिना कॉन्ट्रैक्ट के केवल इन 5 लोगों को ये जनरल लीन का अधिकार मिलता है, बाकी को ये अधिकार नहीं मिलता है। अब देखिए, इसको एग्जाम्पल से देखेंगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। मिस्टर ए ने एक अनसिक्योर्ड लोन लिया बैंक से ₹10,000 का, जेवर गिरवी रख करके सिक्योर्ड लोन लिया ₹50,000 का। फिर ₹50,000 का सिक्योर्ड लोन तो वापस कर दिया, लेकिन जो अनसिक्योर्ड लोन था वो बाकी रह गया ₹10,000 वाला। अब बैंक चाहे तो वो गोल्ड को रिटेन कर ले जनरल लीन के तहत और उसको वापस करने से इनकार कर दे, क्योंकि पहला वाला लोन बकाया है अभी। हालांकि गोल्ड ऑर्नामेंट जो गिरवी रखे गए थे, बेल किए गए थे, उसके संबंधित लोन रिपे हो चुका है, एक दूसरा लोन बकाया है, तो उस दूसरे एक बैलेंस ऑफ अकाउंट है, तो उसके संबंध में वो तब भी वो बैंक चाहे तो उस गोल्ड ऑर्नामेंट्स को डिटेन कर सकता है। कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं है गोल्ड ऑर्नामेंट्स का और उस लोन का, तब भी बैंक कर सकता है। ये जनरल लीन है। इसको किसको हम लोगों ने देखा 5 लोगों को अलाउड है। बैंकर है जनरल लीन ऑन ऑल सिक्योरिटीज, गुड्स, कैश एक्सेट्रा डिपॉजिटेड विद इट बाय अ कस्टमर फॉर एनी अमाउंट ड्यू टू द बैंक। ये उन्होंने देख लिया कि बैंक को अधिकार है कि बैंक का कुछ भी बकाया है और किसी और तरीके का सामान उसके पास पड़ा है किसी और कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो वो उसको अपने पास रोक सकते। कोई करंट अकाउंट है बैंक के पास, उसमें कुछ क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है और कोई लोन वो व्यक्ति का लोन भी चल रहा है, वो लोन नहीं चुकाया है, तो वो करंट अकाउंट को यूज कर सकता है का बैलेंस। फैक्टर्स के पास भी ये अधिकार है। फैक्टर कौन होता है? फैक्टर एक एजेंट होता है जिसको गुड्स का पोजीशन मिल जाता है बेचने के लिए, आगे बेचने के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। अगर कुछ फैक्टर का कोई गुड्स कुछ अमाउंट बकाया है, उसका कुछ रेम्युनरेशन या कुछ उसने सिक्योरिटी जमा की थी वो वापस नहीं मिल रही है उसको, तो फिर अपने प्रिंसिपल से, तो फिर वो फैक्टर चाहे तो जनरल लीन का अधिकार का इस्तेमाल करे, प्रिंसिपल के गुड्स को रिटेन कर ले। वॉर फिंगर्स, जो भी वॉर्फ होते हैं ना, वॉर्फ क्या होते हैं बताता हूँ अभी। तो वॉर्फ होते हैं जो उसके कीपर या ओनर होते हैं, उसको वॉरफिंगर कहा जाता है। वॉर्फ होता है, स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे होता है? समुद्र के किनारे, ठीक है, जो सी कोस्ट है जहाँ पे जहाज रुकते हैं, या फिर नदी के किनारे या कैनाल के किनारे जहाँ पे जहाज रुकते हैं और सामान लोड अनलोड करते हैं, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है रखने के लिए गुड्स को, उसको वॉर्फ कहते हैं। और जो उसका कीपर या ओनर होता है उसको वॉरफिंगर कहते हैं। वॉरफिंगर कस्टडी ले लेता है और गुड्स के
जो भी वॉर्फ में गुड्स दिए गए उसकी कस्टडी ले लेता है। वॉर्फिंगर के पास भी लियन होता है गुड्स के ऊपर अगर उसके चार्जेस वगैरह पे नहीं किए गए। अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, अगर उनकी फीस नहीं दी गई तो वो क्लाइंट का फीस नहीं दी गई या कोई कॉस्ट नहीं दिया गया तो क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट को रिटेन कर सकते हैं अपने पास। लेकिन अगर वो अधिवक्ता ये कहे कि हम आगे कोई सर्विस नहीं देंगे तब वो डॉक्यूमेंट नहीं रिटेन कर सकते। अगर वो सर्विस देना जारी रखते हैं तब वो अपना फीस वसूलने के लिए, कॉस्ट वसूलने के लिए डॉक्यूमेंट्स को रिटेन कर सकते। इसी तरह पॉलिसी ब्रोकर अपने ब्रोकरेज को वसूल करने के लिए फायर या मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी को रिटेन कर सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई अदर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या बोलते हैं जनरल लीन का अधिकार पा सकता है। वैसे तो इन 5 को यह उपलब्ध है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई और व्यक्ति है इनके अलावा और वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि हमारा जनरल लीन होगा तो फिर उसको अधिकार मिल जाएगा। बाकी इन 5 को कोई कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है। तो पर्टिकुलर लीन और जनरल लीन के बीच में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस का बेसिस क्या है कि गुड्स अगेंस्ट विच द राइट्स कैन बी एक्सेस। पर्टिकुलर लीन में जिस गुड्स के अगेंस्ट पेमेंट ड्यू है उसी गुड्स पे ये अधिकार मिलेगा, उसी गुड्स को रोकने का, किसी और अन्य गुड्स को नहीं। जनरल लीन में कोई भी गुड्स रोके जा सकते हैं। पर्टिकुलर लीन तो ऑटोमेटिक एग्जिस्टेंस में आ जाता है तुरंत अगर उसका पेमेंट ड्यू है तो। और जनरल लीन जनरल वो एग्रीमेंट के थ्रू होता है। सर्विसेज रेंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और नॉट। पर्टिकुलर लीन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सम सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड which involves labor or skill। ये कुछ सर्विस दी गई है कुछ गुड्स के विषय में और उसमें लेबर और स्किल इन्वॉल्व है तभी ये पर्टिकुलर लीन मिलेगा। इसमें जनरल लीन में ऐसा नहीं है, कोई लेबर या स्किल वाली बात नहीं है, कोई सर्विस इन्वॉल्व होनी जरूरी नहीं है। कौन एंटाइटल्ड है? इसमें बेली इंटाइटल्ड है पर्टिकुलर लीन के लिए, फाइंडर ऑफ गुड्स इंटाइटल्ड है, अनपेड सेलर इंटाइटल्ड है, प्लेजी इंटाइटल्ड है, एजेंट, पार्टनर एक्सेट्रा सभी लोग इंटाइटल्ड है पर्टिकुलर लीन के लिए। लेकिन जनरल लीन के लिए केवल 5 लोग इंटाइटल्ड हैं और बाकी लोग इंटाइटल्ड नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इंटाइटल्ड हो सकता है। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट कब टर्मिनेट हो सकता है? इन परिस्थितियों में जिस पर्पस के लिए दिया गया था वो पर्पस कंप्लीट हो गया, बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए दिया गया था, वो स्पेसिफिक पीरियड पार हो गया, बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ग्रेचुइटस बेलमेंट है, रुपए पैसा इन्वॉल्व नहीं है, उसमें बेनिफिट इन्वॉल्व नहीं है बेलर बेली को, तो बेलर कभी भी चाहे तो वो नोटिस दे करके ऐसे बेलमेंट को टर्म्स ऑफ बेलमेंट के हिसाब से एक्ट नहीं कर रहा है तो ये वॉइडेबल हो जाएगा बेलर के ऑप्शन पे। तो फिर बेलर चाहे तो टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, और पर्पस पूरा नहीं हुआ है, टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, तब भी वो बेलर चाहे तो टर्मिनेट कर सकता है। डेथ के केस में अगर ग्रेचुइटस बेलमेंट है तो फिर डेथ के केस में वो टर्मिनेट हो जाएगा बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, डेथ चाहे बेलर की हो चाहे बेली की हो। ठीक है, तो अब हम लोग फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के संबंध में क्या प्रावधान है देखेंगे। अगर कोई सामान गुम हो जाता है और किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाता है तो उनके क्या राइट्स एंड ड्यूटीज वगैरह है, क्या प्रावधान है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो देखेंगे। तो ये दो सेक्शंस में कवर्ड है, 168 और 169। जो व्यक्ति जिसको सामान मिला है उसके राइट्स और ड्यूटीज जो है वो बिल्कुल बेली वाले हैं। जो अभी हमने बेली के राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़े, बिल्कुल वही राइट्स है, बिल्कुल वही ड्यूटीज है। सेक्शन 168 में दिया हुआ है, द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज नो राइट टू sue the owner for compensation for trouble and expenses voluntarily incurred by him to preserve the goods and to find out them। जिस व्यक्ति ने सामान, खोया हुआ सामान पाया, उसके पास ये अधिकार नहीं है कि जो सामान का मालिक है उसके ऊपर मुकदमा करे किस खर्चे को वसूल करने के लिए, जो उसका खर्चा हुआ सामान को प्रिजर्व करके रखने के लिए या फिर असली मालिक को ढूंढने में जो खर्चा हुआ, इसको वसूलने के लिए वो मुकदमा नहीं कर सकता उसको असली मालिक के ऊपर। बट ही मे रिटेन द गुड्स अगेंस्ट ओनर अंटिल ही रिसीव सच कंपनसेशन। लेकिन वो सामान को अपने पास रिटेन कर सकता है, उसको असली मालिक को देने से मना कर सकता है जब तक कि उसको अपना पैसा नहीं मिल जाता जो खर्च उसका हुआ है। ठीक है,
लेकिन वो मुकदमा नहीं कर सकता। और अगर मान लीजिए जो असली मालिक था उसने कुछ रिवॉर्ड ऑफर किया था, अगर खोया हुआ सामान मिल गया तो वो कुछ रिवॉर्ड देगा, तब वो मुकदमा कर सकता है जो फाइंडर है उस रिवॉर्ड के लिए। और जब उस सामान को भी अपने पास रोक सकता है जब तक कि वो सामान उसको नहीं मिला, जब तक कि वो उसको रिवॉर्ड नहीं मिला। ठीक है, रिवॉर्ड के लिए वो मुकदमा भी कर सकता है, सामान को भी अपने पास रोक सकता है, लेकिन जो उसका खर्चा हुआ प्रिजर्व करने के लिए सब गुड्स को और असली मालिक को ढूंढने में जो खर्चा हुआ उसके लिए वो मुकदमा नहीं कर सकता, लेकिन सामान अपने पास रिटेन कर सकता है जब तक कि उसको वो पैसे न मिल जाए। 169 देख लेते हैं। When a thing which is commonly subject of sale is lost, एक ऐसा सामान जो कॉमनली खरीद बिक्री जिसकी होती है, ठीक है, इफ द ओनर कैन नॉट विथ रीजनेबल डिलीजेंस बी फाउंड, एक साधारण बुद्धिमत्ता लगा करके भी असली मालिक को नहीं ढूंढ पाया गया। एक ऐसा सामान गुम हुआ था जो साधारणतया खरीद बिक्री होती है उसकी, और उस सामान के असली मालिक को ढूंढने की कोशिश की गई, एक साधारण बुद्धिमत्ता लगाई गई, तब भी मालिक नहीं मिला। या फिर उस वो मालिक तो मिला लेकिन उसने वो जो चार्जेस थे, लॉफुल चार्जेस थे उसके फाइंडर के, जैसे उसको सब सामान को प्रिजर्व करने का और उसको ओनर को ढूंढने का चार्जेस थे, वो देने से मना कर दिया। या तो वो मिला ही नहीं या फिर वो चार्जेस देने से मना कर दिया। तब ये जो जिसने सामान जिसको सामान मिला है, जो फाइंडर है गुड्स का, वो उस सामान को बेच सकता है। इन दो कंडीशन में बेच सकता है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हुई तब उसको बेचने का अधिकार मिलेगा, बशर्ते दो में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही हो। वो क्या कंडीशन है? व्हेन द थिंग इज इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग और ऑफ लूजिंग ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू, जो सामान है वो बर्बाद हो जाने की स्थिति आ रही है कि वो थोड़ा दिन और रुका गया तो वो पेरिश हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, या फिर खराब पूरी तरीके से खराब नहीं होगा लेकिन इसकी एक बहुत मोटी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है ना, सबको स्पेसिफाइड नहीं है कितनी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन एक ग्रेटर वैल्यू उसकी है और काफी डाउन हो जाएगी सामान उसको रोक के रखने से अपने पास। ठीक है, या तो ये चीज हो, या फिर जो चार्जेस है फाइंडर ऑफ लॉट्स उसके जो उसको लेना है असली मालिक से, वो एटलीस्ट 2/3 हो, 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू, सामान की वैल्यू से का 2/3 चार्जेस हो गए, तो फिर क्या बोलते हैं कि उसको बेच सकते हैं। या तो ये कंडीशन, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही हो या फिर दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही हो। ठीक है, कब? जब या तो मालिक ढूंढा नहीं, मिल नहीं पाया, या फिर मिल तो गया लेकिन उसने चार्जेस पेमेंट करने से मना कर दिया, तो फिर ये अगर वो सामान खराब होने की स्थिति है या उसका बहुत मोटा हिस्सा वैल्यू उसकी डाउन होने की स्थिति है, तब बेच सकते हैं। अगर नहीं है ऐसा तब तो फिर नहीं बेच सकते। इवन दो उसने देने से मना कर दिया पैसा, या फिर मिला ही नहीं आदमी, तब भी नहीं बेच सकते। या फिर दूसरी कंडीशन है कि 2/3 से ज्यादा उसकी वैल्यू, चार्जेस जो है वो 2/3 वैल्यू से ज्यादा है, 2/3 वैल्यू या 2/3 वैल्यू से ज्यादा है, तब बेच सकते हैं। अगर मान लीजिए वो मिला ही नहीं आदमी, फाइंडर ऑफ लॉट्स, वो जो असली मालिक है वो मिला ही नहीं, ठीक है, लेकिन वो सामान न तो पेरिश होने वाला है न उसकी वैल्यू घट रही है, और जो चार्जेस है वो भी 2/3 से कम है, तो क्या बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते उस केस में, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। अगर वो मालिक मिल भी गया और उसने चार्जेस देने से मना कर दिया, ठीक है, तो उस केस में लेकिन वो सामान पेरिशेबल नेचर का नहीं है, उसकी वैल्यू भी नहीं घट रही है, ठीक है, ग्रेटर पार्ट ऑफ द वैल्यू नहीं घट रही है, और जो चार्जेस है वो 2/3 से कम है, तो क्या बेच सकते हैं? नहीं, तब भी नहीं बेच सकते। इस कंडीशन में इन दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ लॉट्स, जो जो व्यक्ति को गुड्स मिले हैं, खोए हुए सामान, उसकी क्या ड्यूटीज हैं? उसकी पहली ड्यूटी है कि ड्यूटी टू फाइंड द ट्रू ओनर, उसकी ड्यूटी है कि वो असली ओनर को ढूंढे। ठीक है, रीजनेबल एफर्ट्स उसको लगाने होंगे, ये नहीं कि सब कुछ छोड़ करके उसको वही
ट्रू ओनर को ढूंढने में लग जाएगा। एक साधारण रीजनेबल एफर्ट्स उसको लगाने होंगे ढूंढने के लिए, नहीं तो अगर वो रीजनेबल एफर्ट नहीं लगाता है तो फिर उसको चोर माना जाएगा। ठीक है। और रीजनेबल एफर्ट जो होंगे वो सामान की वैल्यू के ऊपर भी बहुत डिपेंड करेंगे। रीजनेबल एफर्ट्स क्या हो सकते हैं? वो एडवर्टाइजमेंट दे या आसपास के लोगों से इंक्वायरी करें, ये सब रीजनेबल एफर्ट्स हो सकते हैं। और भी हो सकते हैं। दूसरी ड्यूटी क्या है? ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। उसको जो सामान मिला है उसका रीजनेबल केयर करें वो, क्योंकि उसको बेली माना जाता है। फिर उसका एज ए बेली उसको क्या ड्यूटी होगी उसकी? क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस के आदमी की तरह, जो साधारण आदमी है, उसके वो अगर उसका ये सामान होता और ऐसी परिस्थितियां होती तो वो कैसे अपने उस सामान का ध्यान रखता, उस उतना ही ध्यान उसको रखना हो। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के कुछ राइट्स भी होते हैं। राइट टू रिटेन गुड्स फॉर एक्सपेंसेस, हम लोग ने अभी डिस्कस किया था। अगर उसके चार्जेस वगैरह और जो भी खर्चा हुआ है वो नहीं मिलता है तो वो गुड्स को अपने पास रिटेन कर सकता है, देने से मना कर सकता है। राइट टू sue फॉर रिवॉर्ड, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई रिवॉर्ड वो डिक्लेयर किया था असली मालिक ने तो उसके लिए वो मुकदमा कर सकता है अगर वो नहीं दे रहा है तो। राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स अंटिल इट्स ट्रू ओनर इज फाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पास, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के पास ये अधिकार है कि जब तक असली मालिक नहीं मिले तब तक उस सामान का पोजीशन रख सकता है वो अपने आप। दुनिया का कोई भी अन्य आदमी उससे ये नहीं कह सकता कि ये तुम्हारा सामान नहीं है, तुम मालिक नहीं हो तो तुम हमको हमें दे दो, ऐसा नहीं है। उसके पास पूरा अधिकार है कि उस गुड्स का पोजीशन अपने पास रखे, कब तक? जब तक कि असली मालिक नहीं मिल जाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मालिक हो जाएगा, उसका पोजीशन भले उसको रखना है, मालिक तो ट्रू ओनर ही रहेगा। ये अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस कर लिया था सेक्शन 169 वाला कि कब कब उसको अधिकार मिलता है सेल करने का। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, इससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। मिस्टर ए फाइंड्स अ डॉग, मिस्टर ए को एक डॉग मिला, उसने रीजनेबल एफर्ट्स किए इसके असली मालिक को ढूंढने की, वो असली मालिक उसको मिल गया, लेकिन वो मना कर दिया कि हम आपके खर्चे जो है मिस्टर ए के वो नहीं देंगे। अब मिस्टर ए के पास ये अधिकार है कि वो डॉग का पोजीशन अपने पास ही रखे और डॉग असली मालिक को देने से मना कर दे। लेकिन वो मिस्टर ए मुकदमा नहीं कर सकता। मिस्टर ए को डॉग को बेचने का भी अधिकार नहीं होगा जब तक कि डॉग की 2/3 वैल्यू से ज्यादा उसके चार्जेस ना हो जाए। डॉग की जितनी भी वैल्यू है उसका 2/3 से ज्यादा उसके चार्जेस ना हो जाए तब तक उसको बेचने का अधिकार नहीं होगा। क्योंकि डॉग के केस में पहली कंडीशन तो हो नहीं सकती कि वो पेरिशेबल हो या उसकी मेजर पार्ट ऑफ द वैल्यू डिग्रेड हो रही हो, डाउन हो रही हो, ये तो डॉग के केस में हो नहीं सकता। दूसरी चीज हो सकती है कि चार्जेस हाई हो जाए, 2/3 से ज्यादा हो जाए डॉग की वैल्यू से, तब तक वो डॉग को सेल नहीं कर सकता। इसको डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। मिस्टर ए फाइंड सम लॉस्ट गुड्स, अब उसकी ड्यूटी है कि वो रीजनेबल एफर्ट लगाए ट्रू ओनर को फोन करने के लिए। अगर मान लीजिए ट्रू ओनर उसको मिल जाता है, ट्रू ओनर को वो कहे कि हमको पैसे दो मेरे खर्चे के, ट्रू ओनर ने दे दिए पैसे तो उसको हैंड ओवर कर देना होगा सामान। ट्रू ओनर ने रिफ्यूज कर दिया पैसा तो मिस्टर ए सामान अपने पास रिटेन कर सकते हैं लेकिन मुकदमा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस केस में देखेंगे कि क्या गुड्स कॉमनली सेल होने वाला सामान है, नहीं है तो फिर वो सेल नहीं किया जाएगा। है तो फिर ये चेक करेंगे कि ये पेरिशेबल नेचर का है या फिर इसका बहुत मोटा हिस्से का वैल्यू डाउन हो जाएगी समय के साथ, या फिर 2/3 से ज्यादा चार्जेस 2/3 से ज्यादा है वैल्यू से। अगर है तो वो बेच सकता है, नहीं है तो नहीं बेच सकता है। मिस्टर ए को असली मालिक मिला ही नहीं तो फिर वो पोजीशन रख सकता है, दुनिया का कोई व्यक्ति उससे पोजीशन नहीं मांग सकता कि हमें पोजीशन दे दो। और फिर सेल करना है कि नहीं करना है उसके लिए वही सेम कंडीशन। ये हो गया फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अब देखेंगे प्लेस और पॉन। ठीक है, सेक्शन 172 से 181। पहले सबसे 172 में डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लेस का मतलब होता है द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेस। बेलमेंट तो किया गया, सामान का पोजीशन किसी और को दिया गया,
लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्पस से नहीं दिया गया, कुछ काम करने के लिए उसके ऊपर नहीं दिया गया, उसको सेफ कस्टडी में रखने के लिए नहीं दिया गया, उसको एज ए सिक्योरिटी दिया गया किसी दूसरे व्यक्ति को। तो सिक्योरिटी किस चीज के लिए? या तो कोई कर्जा लिया गया उस व्यक्ति से, या फिर वो हमें कोई प्रॉमिस परफॉर्म करना है उसका, उसकी सिक्योरिटी दी गई। ठीक है, तो ये सामान हम अपने पास रख लो, अगर हम अपना कर्जा नहीं चुकाते हैं तो तुम ये सामान जब्त कर सकते हो, या फिर मैं अपना वादा पूरा नहीं करता हूँ तो तुम ये सामान जब्त कर सकते हो। तो सामान बेलमेंट ऑफ गुड्स तो है, लेकिन फॉर सिक्योरिटी पर्पज है। यहाँ पे बेलर को पॉनर कहा जाता है इस केस में, और बेली को पौनी कहा जाता है। एग्जाम्पल से देख लीजिए, मिस्टर ए ऑब्टेन्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक एंड गिव्स सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स टू द बैंक एज सिक्योरिटी। दिस इज अ केस ऑफ प्लेज। मिस्टर ए इज अ पॉनर एंड प्लेज के केस में कोई ओनरशिप नहीं चेंज हो जाती। मिस्टर ए ने ऑर्नामेंट्स दे दिए बैंक को सिक्योरिटी के तौर पे, तो बैंक मालिक नहीं हो गया उस ऑनर का। ठीक है, जो मिस्टर ए ही मालिक रहेंगे। अब पौनी हैज नो राइट टू सेल द प्रॉपर्टी प्लेज्ड। बैंक को ये अधिकार नहीं मिलेगा कि वो ऑर्नामेंट्स को बेच दे। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। उसके अलावा और किसी केस में वो बैंक को ये अधिकार नहीं कि बेच दे उसको। जो प्लेज है वो एक स्पेशल तरीका काइंड ऑफ बेलमेंट है। ठीक है, जैसे कि बेलमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि केवल मूवेबल गुड्स के केस में होता है, उसी तरह प्लेज भी केवल मूवेबल गुड्स में होता है। इसमें जैसे केवल सामान ही नहीं हो सकता, इसमें डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी हो सकता है, जैसे कि रेलवे रिसीट, बिल ऑफ लेडिंग एक्सेट्रा। रेलवे रिसीट जिसके पास है वो व्यक्ति जाकर के सामान ले सकता है। तो अगर किसी बैंक के पास हमने रेलवे रिसीट गिरवी रख दी किसी दूसरे पर्सन के पास, तो वो भी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि सामान ही हो, क्योंकि ये भी रेलवे रिसीट वगैरह भी मूवेबल गुड्स हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा, बेलमेंट भी देखा और प्लेज भी देखा। तो प्लेज और बेलमेंट में डिफरेंस क्या है? प्लेज देख लेते हैं, ये देख लेते हैं पर्पस क्या है। प्लेज के केस में गुड्स सिक्योरिटी के तौर पर डिलीवर किए जाते हैं। ठीक है, किस लिए डिलीवर किए जाते हैं? सिक्योरिटी किस चीज की? एक लोन के लिए हो सकती है, या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस हो सकती है। बेलमेंट में कैसा कोई पर्पस नहीं है। वो गुड्स जो दिए जाते हैं वो रिपेयर, सेफ कस्टडी, एक्स्ट्रा के लिए दिए जाते हैं। राइट ऑफ सेल क्या है? प्लेज के केस में गुड्स कैन बी सोल्ड बाय प्लेज ओनली इफ देयर इज अ डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ लोन और परफॉर्मेंस। कोई डिफॉल्ट होगा लोन रिपेमेंट में या प्रॉमिस परफॉर्म करने में, तभी गुड्स सेल किए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। बेलमेंट के केस में बेली गुड्स नहीं बेच सकता, लेकिन वो चाहे तो गुड्स को अपने पास रिटेन कर सकता है और बेलर को स्यू कर सकता है अपने ड्यूज की पेमेंट। प्लेजी हैज नो राइट टू यूज द गुड्स। प्लेजी के पास ये नहीं राइट होता जिसके पास सिक्योरिटी के तौर पर रखा गया है कि वो सामान को इस्तेमाल करना शुरू कर दे। और इसमें बेलमेंट के केस में ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करेगा, क्या नेचर है ट्रांजेक्शन का, उस पर ही डिसाइड होगा। कंसिडरेशन प्लस के केस में हमेशा कंसिडरेशन होता है, बेलमेंट के केस में कंसिडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्लेस का कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्चार्ज होता है? जब डेब्ट रिपेमेंट हो जाए या फिर प्रॉमिस परफॉर्म हो जाए। बेलमेंट का कब डिस्चार्ज होता है? जब वो पर्पस पूरा हो जाए या फिर टाइम, जो स्पेसिफाइड टाइम है वो एक्सपायर। पौनी की राइट्स है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। राइट ऑफ रिटेनर, पौनी जो है वो प्लेस्ड गुड्स को रिटेन कर सकता है। कब रिटेन कर सकता है? अगर डेप्ट पे नहीं हुआ है, प्रॉमिस परफॉर्म नहीं हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट रीपेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, इस केस में वो रिटेन कर सकता है अपने पास। और या फिर मान लीजिए जो उसके एक्सपेंसेस हैं पौनी के, उस गुड्स को प्रिजर्व करने के या पोजेस करने के संबंध में जो एक्सपेंसेस हैं, वो अगर पेमेंट नहीं मिलता है उसको, तब भी वो गुड्स को रिटेन कर सकता है। राइट ऑफ रिटेंशन फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस, ये इंपॉर्टेंट है। If after the date of pledge the pawnee gives further loans to the date of pledge, the pawnee gives further loans to the pawner without any security, it is presumed that the right of retainer over the pledged goods extends even to subsequent advance. मिस्टर ए ने एक लोन लिया नेट से 50,000 रुपए का, गोल्ड ऑर्नामेंट सिक्योरिटी दे दी उसकी। ठीक है, अब उसके बाद उसने 40,000 का एक और लोन लिया, अनसिक्योर्ड लोन लिया, बिना सिक्योरिटी दिए हुए।
पहला लोन तो उसने पे कर दिया जो गोल्ड ऑर्नामेंट की सिक्योरिटी के अगेंस्ट लिया था, लेकिन दूसरा लोन में डिफॉल्ट कर गया। तो फिर इस केस में बैंक चाहे तो दूसरे लोन के एवज में भी उसको रिटेन कर सकता है जो गोल्ड ऑर्नामेंट उसको पहले लोन के संबंध में मिले थे सिक्योरिटी के रूप। राइट टू एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस, द pawnee is entitled to receive from the pawner extraordinary expenses incurred by him from the for the preservation of the goods pledged। अगर गुड्स को प्रिजर्व करने में कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस हो गए तो पॉनी चाहे तो पॉनर से वसूल कर सकता है, लेकिन इसके लिए वो गुड्स को रिटेन नहीं कर सकता है, केवल मुकदमा कर सकता है। राइट टू ब्रिंग अ सूट और टू सेल द गुड्स ऑन डिफॉल्ट ऑफ पॉनर, किस चीज का अधिकार है? एक मुकदमा करने का अधिकार या फिर सामान को बेचने का अधिकार अगर पॉनर डिफॉल्ट कर देता है। किस टाइप का डिफॉल्ट? डेब्ट का पेमेंट नहीं करता, फिर वो मुकदमा तो कर ही सकता है या फिर वो चाहे तो सामान को भी बेच सकता है, लेकिन उसके लिए कम से कम उसको पॉनर को एक रीजनेबल नोटिस देना होगा कि मैं बेचने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो अपना इसको। अगर अच्छा मान लीजिए बेचने के बाद कुछ पैसे सरप्लस बच गए या कुछ पैसे कम पड़ गए, लोन पूरा नहीं चुक पाया, तो फिर क्या होगा? जो पॉनर होगा, अगर लोन पैसे कम पड़ गए, लोन पूरा नहीं चुक पाया, तो पॉनर होगा बाकी अमाउंट के लिए लायबल होगा। और अगर पैसे ज्यादा हो गए, लोन चुक गया, पैसे थोड़े एक्स्ट्रा बच गए बेचने के बाद, तो फिर वो पॉनर को वापस करना होगा पॉनी के द्वारा। ठीक है, इसी को हम लोग डायग्राम मार्क्स के माध्यम से देख सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से दिया गया है। पॉनी का देख लिया हमने राइट्स, अब राइट्स देख लेते हैं पॉनर का। ठीक है, डिफॉल्टिंग पॉनर राइट्स टू रिडीम, सेक्शन 177 में दिया हुआ है। If a time is stipulated for the payment of a debt or performance of the promise for which pledge is made, and the pawner makes default in payment of the debt or performance of the promise at the stipulated time, he may redeem the goods pledged at any subsequent time before the actual sale of it। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई टाइम पीरियड दिया गया है कि इस टाइम पीरियड में आपको डेप्ट को पे करना है या फिर परफॉर्मेंस को परफॉर्म करना है, और उस टाइम पीरियड में डिफॉल्ट कर जाता है पेमेंट, डेप्ट का पेमेंट के लिए या प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए, तो फिर उसके पॉनर के पास ये राइट है कि उस पीरियड के बाद अगर वो सामान नहीं बिका हुआ है, पॉनी ने बेचा नहीं है, तो फिर वो डेप्ट को पे करके या प्रॉमिस को परफॉर्म करके वो सामान को ले सकता है उसमें। लेकिन उसको जो एक्सपेंसेस जो अकर हुए होंगे उसके डिफॉल्ट की वजह से वो भी पे करना होगा। तो जो भी लोन है वो चुका दे, प्रॉमिस परफॉर्म कर दे, जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो भी परफॉर्म पे कर दे, और अभी अगर गुड्स सेल नहीं हुए हैं तो ये उसका अधिकार है कि वो अब वापस मांगे, गुड्स वापस ले सकता है। पॉनी ये नहीं कहेगा कि भाई अब तो टाइम पीरियड निकल गया ना, अब मैं सामान वापस नहीं करूंगा, अब तो मैं बेचूंगा, अभी बेचा नहीं है, कुछ दिन बाद बेचूंगा, लेकिन अब मैं तो बेचूंगा ही। ऐसा नहीं हो सकता, जब तक बेचा नहीं है तब तक पॉनर आ सकता है कि अपना पैसा ले लो लोन का, या फिर जो प्रॉमिस परफॉर्म करना है वो मैं कर देता हूँ, जो एक्सपेंसेस है वो मैं। अगर पॉनी सामान वापस करने से मना कर दे तो पॉनी को के ऊपर मुकदमा करने का भी अधिकार पॉनर के पास है, लेकिन इसके लिए एक टाइम लिमिट है 3 साल की, 3 साल के बाद वो ये मतलब मुकदमा नहीं कर सकता। ठीक है, राइट टू इन्फोर्स पॉनिस ड्यूटी, पॉनर के पास राइट है कि वो पॉनी की ड्यूटीज को एनफोर्स करे। कौन सी ड्यूटीज? पॉनर कैन आस्क द पॉनी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, पॉनर कह सकता है पॉनी से कि सामानों का पर्याप्त ध्यान रखो। ठीक है, इसके अलावा पॉनर ये भी कह सकता है कि जो भी सामान में तुम्हारी कस्टडी के दौरान जो सामान में बढ़ोतरी हो गई ऑटोमेटिक, वो हमको वापस करो, हमें भी दो, मतलब वो हमारा हक है उसके ऊपर। जैसे उसने गिरवी पे एक गाय रखी थी, गाय को एक बछड़ा हो गया, जब तक वो गाय गिरवी थी वहां पॉनी के पास, तो उस बछड़े पे पॉनर का अधिकार है, पॉनर उसको वापस मांगेगा उससे। पॉनी ये नहीं कह सकता कि ये हमारी कस्टडी में हुआ है तो बच्चा तो हमारा हो गया। ठीक है, पॉनर कैन क्लेम डैमेजेस इफ एनी अनऑथराइज्ड सेल इज मेड बाय पॉनी, अगर पॉनी ने अनऑथराइज्ड सेल कर दिया उस सामान का तो फिर पॉनर डैमेजेस भी मांग सकता है। अनऑथराइज्ड सेल कब होगा? जबकि बिना कोई एडिक्वेट नोटिस दिए उसको सेल कर दिया गया। ठीक है, अच्छा पॉनर और पॉनी की ड्यूटीज क्या है? तो जो ड्यूटी है पॉनी के
वो बिल्कुल डेली वाली ड्यूटीज हैं, ठीक है। और जो पॉनर की ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी ये है कि जो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उसका उसको कंप्लाई करे और उसकी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करे। इसके अलावा पॉनर की ड्यूटी ये भी है कि जो पौनी है उसको कंपनसेट करे जो भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस पौनी द्वारा इनकर कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी जो ओनर नहीं है गुड्स का वो भी प्लेज कर सकता है, वो वैलिड प्लेज होती है, ठीक है। तो किन केसेस में नॉन ओनर प्लेज कर सकता है सामान को? तो मर्केंटाइल एजेंट्स के केस में सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, उसमें सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 है, उसमें डेफिनेशन दी गई है मर्केंटाइल एजेंट्स का मतलब क्या होता है। मर्केंटाइल एजेंट्स मीन अ मर्केंटाइल एजेंट हैविंग द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच एजेंट authority either to sell goods or to consign goods for the purpose of sale or to buy goods or to raise money on the security of goods। एक यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक दूसरे व्यक्ति को अगर मालिक अधिकार दे देता है कि वो हमारे बिहाफ पे तुम सेल करो इसको, या फिर किसी को दे दो आगे फर्दर सेल करने के लिए, या फिर सामान खरीदो मेरे बिहाफ पे, या फिर इसको गिरवी रख करके पैसे उठाओ, तो उसको हम लोग मर्केंटाइल एजेंट। तो मर्केंटाइल एजेंट अगर कुछ सामान को प्लेज करता है तो वैलिड होगा, लेकिन ये कंडीशंस फुलफिल होंगे तभी वैलिड होगा। ये सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, चारों के चारों। तो मर्केंटाइल एजेंट इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंटेड विथ द कंसेंट ऑफ द। जो मर्केंटाइल एजेंट के पास जो पोजीशन है गुड्स का, वो असली मालिक के कंसेंट के साथ होना चाहिए, ठीक है, बिना उसके कंसेंट के नहीं होना चाहिए। प्लेज इज मेड बाय द मर्केंटाइल एजेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। रूटीन बिजनेस के कोर्स में ये प्लेज वो करता है, ठीक है। और पॉनी एक्ट्स इन गुड फेथ, जो जिसके पास गिरवी रखा गया पौनी जो है वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, उसको बिलीफ है कि ये उस व्यक्ति को अधिकार है। और जब प्लेज का समय था तो पौनी को ये नोटिस नहीं था कि पॉनर हैज नो अथॉरिटी। तो फिर अगर मान लीजिए पौनी को ये अधिकार नहीं, ये नॉलेज नहीं था कि पॉनर के पास जो मर्केंटाइल एजेंट है उसके पास अथॉरिटी नहीं है, उसने कंसेंट नहीं ली है अपने ट्रू ओनर से, जो प्रिंसिपल है उससे नहीं ली है, तो भी ये वैलिड रहेगा। ये डील, ये जो प्लेज है ये वैलिड रहेगा अगर ओनर ने उसको नहीं दिया था, क्योंकि वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, उसको लग रहा है कि वो इसके पास अधिकार है मर्केंटाइल एजेंट के पास। तो ये प्लेजी ये एजेंशन ले सकता है कि मर्केंटाइल एजेंट के पास एक्सप्रेस अथॉरिटी थी ट्रू। तो कुछ लोग हैं जो गुड्स को प्लेज नहीं कर सकते हैं। कौन है वो लोग? अ पर्सन बेयरली पोजेसिंग द गुड्स, केवल पोजेशन है उसके पास अधिकार नहीं है प्लेज करने का। जैसे कि सर्वेंट पोजेसिंग द गुड्स ऑफ हिज मास्टर, ठीक है। तो सर्वेंट के पास अपने अपने मास्टर का सामान पड़ा हुआ है, उसके तो वो प्लेज नहीं कर सकता है। दूसरा है अ पर्सन पोजेसिंग द गुड्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी खास काम के लिए कोई व्यक्ति गुड्स को पोजेस कर रहा है, रखे हुआ है, तो वो प्लेज नहीं कर सकता है। जैसे कि कोई मैकेनिक के पास कार है और रिपेयर करने के लिए, तो वो प्लेज नहीं कर सकता है। किसी सुनार के पास गुड्स है पॉलिश करने के लिए, तो वो प्लेज नहीं कर सकता है। सेकंड कौन होंगे? पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? मेरे पास कुछ गुड्स हैं जो कि मुझे किसी दूसरी पार्टी से मिले हैं, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का हुआ था वो वॉइडेबल है उस पार्टी के ऑप्शन पर। वो पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर दे, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे और सामान मुझसे वापस ले ले, और मैं प्लेज कर रहा हूँ किसी और व्यक्ति के पास इसको। तो ये है पर्सन पोजीशनिंग द गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए सेक्शन 178A है, where the pawners has obtained possession of goods placed by him under a contract voidable under section 19 और 19A। सेक्शन 19 या 19A के अंतर्गत कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो गुड्स का पोजीशन मिला हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है नेक्स्ट दूसरी पार्टी है वो कैंसिल कर दे और गुड्स वापस ले ले, लेकिन फिलहाल गुड्स मेरे पास है और वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत है,
ठीक है। लेकिन जिस समय मैं प्लेस कर रहा हूँ सामान को, उस समय उस व्यक्ति ने उसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया है, तो इस केस में मैंने जिसके पास प्लेस किया है उसको सही टाइटल मिल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसको वो गुड फेथ में कर रहा है। ठीक है, वो गुड फेथ में कर रहा है और उसको ये नहीं मालूम है कि पॉनर के टाइटल में डिफेक्ट है। ठीक है, तो इस केस में ये अलाउड है। एग्जाम्पल से देख सकते हैं, ए ऑब्टेन्स बीज ऑर्नामेंट थ्रू फ्रॉड। ए ने बी के ऑर्नामेंट फ्रॉड से ले लिए। ए प्लेसेस इट विथ सी। ठीक है, ए ने फिर उस ऑर्नामेंट्स को प्लेस कर दिया सी के पास। सी गुड फेथ में एक्ट किया और उसको मालूम नहीं था कि ए ने ये फ्रॉड करके ये गुड्स लिए हैं, तो सी को सही टाइटल मिल जाएगा उस सामान का। और अब बी जो जिससे फ्रॉड करके लिया गया था, वो बी चाहे तो ए से कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, डैमेज। थर्ड है पॉनर हैविंग ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट। उस गुड्स में लिमिटेड थोड़ा इंटरेस्ट था, मतलब थोड़ा अधिकार था उसका, पॉनर का पूरा अधिकार नहीं था। वे पर्सन प्लेजेस गुड्स इन विच ही हैज ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट, द प्लेज इज वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट। तो जितना इंटरेस्ट था, जितना अधिकार था, उतना ही प्लेज वैलिड है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखेंगे, मिस्टर ए गिव सिल्वर बार टू जेड फॉर कन्वर्टिंग देम इनटू ऑर्नामेंट्स। मिस्टर ए ने जेड को दिया एक चांदी का टुकड़ा, उसको उसका जेवर बनाने, और जो उसको बदले में 10,000 रुपया मेहनताना उसको देने का वादा किया। ठीक है, अब मिस्टर जेड जिसके पास आ गया था, वो उसने ऑर्नामेंट्स बनाए और ऑर्नामेंट्स को मिस्टर एम के पास प्लेस कर दिया, एक लोन ले लिया 25,000 रुपए का। ठीक है, प्लेस करके, तो प्लेस वैलिड है 10,000 रुपए तक ही केवल, क्योंकि मिस्टर जेड का 10,000 रुपए तक का ही अधिकार था उस ऑर्नामेंट्स में, जो उसको मिस्टर ए से लेने थे। बाकी का और मिस्टर जेड का अधिकार नहीं था, तो इसलिए मिस्टर जेड का जो 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 ये प्लेज है वो 10,000 रुपए तक ही वैलिड। अब ए चाहे तो मिस्टर एम के पास से वो सामान उठा ले और 10,000 रुपए दे करके, बाकी 15,000 रुपया मिस्टर जेड अपना वसूल करेंगे, मिस्टर एम वसूल करेंगे मिस्टर जेड से। मिस्टर एम ये नहीं कह सकते मिस्टर ए को कि हमें पूरे 25,000 दो तब मैं दूंगा, क्योंकि प्लेज केवल 10,000 रुपए तक ही वैलिड था। तो ए एम को 10,000 रुपए देकर के वो पूरा सामान उठा सकता है, और इसके अलावा एम के जो 15,000 बचे वो मिस्टर जेड से अपना। बायर हु पोजेसेस द गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट टू सेल, फिर अभी सेल हुआ नहीं है एक्चुअल में, लेकिन बायर को पोजीशन मिल गया है, एग्रीमेंट टू सेल केवल हुआ है। ठीक है, और वो प्लेस कर रहा है, तो फिर ये एक वैलिड प्लेस होगा। अगर एग्रीमेंट टू सेल के तहत भी गुड्स आ गए हैं बायर के पास, अभी सेल कंप्लीट नहीं हुआ है, सेल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भी और वो प्लेस कर दे रहा है, तो भी ये वैलिड प्लेस होगा, प्रोवाइडेड प्लेजी एक्टेड इन गुड फेथ। ठीक है, और प्लेजी हैड नो नॉलेज ऑफ सच डिफेक्टिव टाइटल। अगर गुड फेथ में एक्ट किया है प्लेजी ने और उसको मालूम नहीं था कि टाइटल डिफेक्टिव है, तो फिर वो ये प्लेस वैलिड है। एग्जांपल देख लीजिए, ए एग्रीज टू बाय बीज गोल्ड ज्वेलरी इफ इट इज प्योरिटीज अप्रूव्ड बाय अ गोल्डस्मिथ। ए ऑब्टेन्स द ज्वेलरी फ्रॉम बी। ए बी की ज्वेलरी खरीदने के लिए तैयार हो जाता है इस शर्त के साथ कि अगर इसकी प्योरिटी कोई सुनार अप्रूव कर देगा तो मैं खरीद लूंगा। तो ए बी की ज्वेलरी खरीद ले आता है, अभी सेल कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अपनी पोजीशन में ले लेता है, उसके बाद पोजीशन में लेने के बाद जेड के पास वो प्लेज कर देता है और वहां से लोन ले लेता है। ये एक वैलिड प्लेज है, क्योंकि हालांकि ये अभी ओनर नहीं है, उसने पेमेंट नहीं किया था बी को, केवल पोजीशन पा गया था और एग्रीमेंट टू सेल था, तो फिर इसके बावजूद ये प्लेज वैलिड प्लेज है। तो अच्छा, co-owner in possession of goods, where the co-owner possesses the goods, he can pledge the goods after obtaining the approval of other co-owners। कोई एक सामान है जिसके कई मालिक है, 2 या 3 या 4 5 मालिक है, तो एक व्यक्ति बाकी मालिकों से अप्रूवल लेकर के प्लेज कर सकता है। सभी को इकट्ठा आकर के प्लेज करने की जरूरत नहीं, सबको पॉनर बनने की जरूरत नहीं है, एक ही आकर के पॉनर बनकर के प्लेज कर सकता है। सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल,
सेलर इन पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेलर ने सेल कर दिया लेकिन अभी माल डिलीवर नहीं किया है और वो गुड्स उसी के पास पोजीशन में रखे हुए हैं। ठीक है। इफ अ सेलर पोजीशन द गुड इवन आफ्टर सेलिंग इट टू समवन ही कैन प्लेज इट। तब भी वो प्लेज कर सकते हैं। प्लेज क्रिएट हुआ उस समय वो ओनर नहीं था, वो ऑलरेडी बेच चुका था, उसके पास पोजीशन था सिर्फ, तब भी वो प्लेज कर सकता है। इसके लिए शर्त ये है कि जो पॉनी है ही शुड हैव एक्टेड इन गुड फेथ और उसको ये नॉलेज नहीं होना चाहिए कि ये पहले से ही बिक चुका है किसी दूसरे पर्सन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही चीज हम लोग ने डायग्राम के माध्यम से देखी कि कौन कौन प्लेस कर सकता है। एक तो ओनर ऑफ गुड्स प्लेस कर सकते हैं और कुछ नॉन ओनर्स भी हैं जो प्लेस कर सकते हैं। मर्केंटाइल एजेंट्स प्लेस कर सकते हैं, पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पॉनर हैविंग ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट कर सकते हैं, बायर पोजीशन द गुड्स आफ्टर अंडर एन एग्रीमेंट टू सेल कर सकते हैं, सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल कर सकते हैं, को ओनर इन पोजीशन ऑफ। ये लास्ट पॉइंट है, सूट बाय बेलर और बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम सच सूट। अगर बेलर या बेली किसी गलत काम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लाता है और जो कुछ कंपनसेशन मिलता है उसका बंटवारा कैसे होगा और कब वो मुकदमा ला सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे सेक्शन 180। इफ अ थर्ड पर्सन wrongfully deprives the bailee of the use of position of goods bailed or does them any injury। अगर कोई एक थर्ड पर्सन बेली को इससे ये अधिकार छीनता है कि वो बेल्ड किए गए सामान को उसके पोजीशन को उसको डिप्राइव करता है या फिर उस सामान को कोई क्षति पहुंचाता है, तब बेली इज एंटाइटल्ड टू यूज सच रेमेडीज एज द ओनर माइट हैव यूज्ड इन द लाइक केस इफ नो बेलमेंट हैड बीन मेड। तब बेली के पास ये अधिकार हो जाएगा कि वो सारे एक्शन ले जो उस सामान का ओनर लेता अगर उसने बेल नहीं किया होता सामान, उसको प्लेस नहीं किया होता सामान। ठीक है, तो वो उसका ट्रू ओनर क्या लेता एक्शन, वही एक्शन बेली के पास लेने का अधिकार आ जाता है। कब आ जाता है? कोई थर्ड पर्सन रॉन्गफुली डिप्राइव करता है बेली को उस सामान का पोजीशन रखने से या फिर उसको उस सामान को क्षति पहुंचा। तो इस केस में बेलर तो कर ही सकता है लेकिन बेली को भी अधिकार मिल सकता है उस थर्ड पर्सन के अगेंस्ट मुकदमा डालने का। ठीक है, बेलर चूंकि मालिक है तो वो तो कर ही सकता है। सेक्शन 181 देख लेते हैं। Whatever is obtained by way of relief or compensation in such suit shall as between the bailor and bailee be dealt with according to their respective interest। अब ये मुकदमा हुआ चाहे बेलर ने किया चाहे बेली ने किया, तो वो उसमें जो भी कंपनसेशन मिला उस मुकदमे में, ठीक है, उसका बंटवारा होगा बेलर और बेली का जितना इंटरेस्ट था उस सामान में उसके अनुपात में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।